सो हे गाइस, नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं क्लासिकल डांस से संबंधित कुछ आपको नृत्य के बारे में जानकारी यहाँ पे देंगे आप सभी को। दोस्त, ये हमारा क्लासिकल डांस का पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 में मैं आप सभी को 2 से लेकर 3 तक शास्त्रीय नृत्य के बारे में हर एक जानकारी, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे और जानकारी जो हमारे द्वारा दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है क्लासिकल डांस, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले आपको समझना है कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, और इसका क्लासिकल डांस की अगर मैं बात करूं तो इसके जनक किसको माना जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आपको वीडियो में जरूर बने रहना है। तो मैं आज चर्चा करूंगा क्लासिकल डांस के बारे में। किसके बारे में? क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। तो अगर मैं क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँ तो क्लासिकल डांस के बारे में आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए दोस्त। वहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्त, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी दोस्त? तो आपके भरत मुनि जी के द्वारा ही शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी दी गई थी। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। तो भरत मुनि जो थे, उनके नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी क्लासिकल डांस से संबंधित जो जानकारी है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। दोस्त, जो नाट्य शास्त्र है, ये जो नाट्य शास्त्र है, ये वाला नाट्य शास्त्र, ये नाट्य शास्त्र दोस्त क्या है? तो ये आपका पंचम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? ये इसको क्या माना जाता है दोस्त? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो नाट्य शास्त्र है, इसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। और अगर मैं क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो इस शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जानकारी भरत मुनि के द्वारा सबसे पहले दी गई थी। इन्हीं का एक नाट्य शास्त्र है, उसी में ये क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे फिर आता है शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्याएं कितनी हैं। यानी अगर मैं बात करूं क्लासिकल डांस की कुल संख्याओं के बारे में, अगर मैं बात करूं क्लासिकल डांस की कुल संख्याओं के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लासिकल डांस की कुल संख्याएं आपकी 8 हैं। कितनी हैं? तो कुल संख्याएं अगर मैं बात करूं तो कुल संख्याएं हैं आपकी 8। कितनी है? कुल संख्याएं 8 हैं। अभी नौवा भी माना गया है दोस्त, नौवा भी माना गया है, जिसका नाम है क्या? छऊ। जिसका नाम है छऊ। छऊ को नौवा माना गया है। किसके द्वारा माना गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये नौवा जो है शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम है छऊ। छऊ को नौवा शास्त्रीय नृत्य माना गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा माना गया है। यानी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नौवा जो शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम है छऊ। क्या नाम है? छऊ। ये जो छऊ है दोस्त, ये नौवा आपका शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय के अनुसार माना गया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर मैं चर्चा करूं किसके बारे में, अगर मैं चर्चा करूं आप सभी के सामने कि संगीत नाटक अकादमी अपने देश में कितनी है, तो आपको जवाब देना है कि अपने देश में संगीत नाटक अकादमी टोटल कितनी है? 8 है दोस्त। संगीत नाटक अकादमी की अगर बात करूं तो अपने देश में संगीत नाटक अकादमी कितनी है? टोटल 8 है। और अगर मैं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की बात करूं, यानी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 में। और वो भी कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी दिल्ली में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त इसी के साथ। अब अगर मैं बात करूं छऊ के बारे में,
छाऊ को दोस्त क्या बोला जाता है? तो छाऊ को बोला जाता है अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी इसको बोला जाता है। अगर मैं छाऊ के बारे में बात करूं तो छाऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी छाऊ को बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है कि छाऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी बोला जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसे यूनेस्को की अमृत सूची में 2010 में शामिल किया गया है। दोस्त अगर मैं छाऊ की बात करूं तो इस छाऊ जो शास्त्रीय नृत्य है, जो छाऊ हमारा शास्त्रीय नृत्य है, जो 9वां हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 9वां हमारा शास्त्रीय नृत्य दोस्त है छाऊ। छाऊ हमारा 9वां शास्त्रीय नृत्य है और इसी शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमृत सूची में 2010 में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। 2010 में क्या कर लिया गया दोस्त? इसी छाऊ को शास्त्रीय नृत्य के रूप में 2010 में अमृत सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लिया गया। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। फिर अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, यानी छाऊ के भी कुछ प्रकार हैं दोस्त। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसके टोटल प्रकार हैं 3। टोटल प्रकार कितने हैं? तो इसके टोटल प्रकार हैं 3। तो पहला प्रकार आता है मयूरभंज छाऊ। मयूरभंज छाऊ पहला जो प्रकार आता है मयूरभंज छाऊ। ये मयूरभंज छाऊ कहाँ का है दोस्त? तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्त? तो ये उड़ीसा का है। फिर अगला जो शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है सरायकेला छाऊ। सरायकेला छाऊ, सरायकेला छाऊ ये कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका झारखंड राज्य का नृत्य है दोस्त। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। फिर अगला नृत्य आता है जिसका नाम है पुरुलिया। पुरुलिया छाऊ। पुरुलिया छाऊ नामक जो नृत्य है ये दोस्त किस राज्य का है? तो ये आपको ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्त आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। उसके बाद मैं आप सभी को कुछ बेहतरीन से यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य दिखाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया कौन सा शास्त्रीय नृत्य को किस राज्य में मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखनी है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे अभी बताता हूँ। अब आपको गौर से समझना है यहाँ पे आपको गौर से समझना हर एक चीज़ यहाँ पे। तो अगर मैं देखिए गौर से एक चीज़ यहाँ पे इधर साइड में क्या लिखे हैं? आपके शास्त्रीय नृत्य लिखे हैं। इधर साइड में आपके शास्त्रीय नृत्य लिखे हैं और इधर साइड में आपके संबंधित राज्य हैं, यानी कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ये सारी चीज़ आपको अभी मालूम होने वाली है। तो पहला जो शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पहला शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य में क्या किया जाता है? तमिलनाडु राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्त। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका भरतनाट्यम है। ये जो भरतनाट्यम है दोस्त ये सबसे पुराना है। कौन सा है ये? सबसे पुराना। तो सबसे पुराना आपका कौन है? भरतनाट्यम है दोस्त। फिर अगले पे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा ओडिसी। ओडिसी, ये जो ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य है दोस्त ये आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है? तो आपका उड़ीसा राज्य का है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है मणिपुरी। मणिपुरी, ये मणिपुर नामक जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुर राज्य का है। किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का है दोस्त। फिर अगला शास्त्रीय नृत्य आता है कुचिपुंडी।
यानी कुचिपुंडी। ये कुचिपुंडी दोस्त किस राज्य से संबंधित है? तो आपका बता देना है आपको, आंध्र प्रदेश राज्य से ये संबंधित है दोस्त। फिर अगला शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है कथक। अगला शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। ये कथक भैया किस राज्य से संबंधित है? तो आपको जवाब देना है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यानी ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको जवाब दे देना है उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। फिर अगला शास्त्रीय नृत्य आता है कथकली। कथकली कौन सा आता है? कथकली आता है दोस्त। कौन सा आता है? कथकली। ये कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो आपको जवाब देना है केरल राज्य से संबंधित है। फिर अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी आपका केरल राज्य से संबंधित है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, बढ़िया और बेहतरीन अंदाज में। अब मैं आप सभी के सामने इसके बाद क्या कराऊंगा दोस्त, आपको मैंने जितने भी यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य बताए हैं और जिन भी राज्यों में ये मनाए जाते हैं, मैं आप सभी को जीरो लेवल से हर एक जानकारी, छोटी से लेकर बड़ी जानकारी, सारी जानकारी मैं एक एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप सभी को दूंगा। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में जितने शास्त्रीय नृत्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उतने करेंगे, और जो बच्चे हैं वो मैं पार्ट नंबर 2 में आप सभी को पूरा कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 1-2 शास्त्रीय नृत्य और भी बचे हैं, उनको भी देख लीजिएगा दोस्त। फिर अगला शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। सत्रिया सत्रिया ये सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका असम राज्य से संबंधित है। ये कहाँ मनाया जाता है दोस्त? ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आपको जवाब देना है ये असम राज्य का है। फिर अगला जो आता है जिसका नाम है छाऊ। अगला जो आता है जिसका नाम है छाऊ, ये आपका कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये किस किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल का है, फिर किसका है? झारखंड का है और उड़ीसा का है। ये 3 राज्यों का शास्त्रीय नृत्य कौन है? छाऊ है दोस्त। छाऊ कहाँ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ये तीनों राज्यों का छाऊ क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं सबसे नए की बात करूं तो सबसे नया कौन है? छाऊ ही है, सबको मालूम है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दोस्त भरतनाट्यम के बारे में। आप सभी को विधिवत रूप से एक एक जानकारी, छोटी से लेकर बड़ी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। अब आपको गौर से हर एक चीज़ यहाँ पे समझनी है और इसको देखना है। तो पहला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम अगर मैं इसके पुराने नाम का बात करूं, अगर मैं भरतनाट्यम के पुराना नाम के बारे में बात करूं, इसका क्या मतलब, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या था दोस्त? तो इसका पुराना नाम की अगर बात करूं तो इसका पुराना नाम था सादिर। इसका पुराना नाम क्या था? सादिर इसका पुराना नाम था। किसका? भरतनाट्यम का। फिर अगर मैं इसके अन्य नाम की बात करूं, यानी भरतनाट्यम के अन्य कुछ और भी नाम है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है दासी अट्टम। क्या नाम है? दासी अट्टम। और अगला नाम है इसका अग्नि नृत्य। क्या नाम है? अग्नि नृत्य। ये 2 जो नाम हैं ये भैया किसके हैं? तो ये भरतनाट्यम के हैं। क्या है? भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या है? दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। और अगर मैं भरतनाट्यम का पुराना नाम की बात करूं तो इसका पुराना नाम है सादिर। क्या नाम है? सादिर। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं जानकारी की बात करूं कि ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इसकी जानकारी आपको कहां कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी पाने के लिए आपकी 2 पुस्तक हैं, 2 बुक्स हैं। उन्हीं 2 बुक्स से इस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। पहली जो पुस्तक है जिसका नाम है शिल्पादिकाराम। शिल्पादिकाराम नामक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है दोस्त? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इलिंगो। इन इलिंगो के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इसी पुस्तक में आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। इसी भरतनाट्यम की इस पुस्तक में क्या होती है? जानकारी मिलती है। फिर अगली जो पुस्तक है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण नामक जो पुस्तक है दोस्त, इस पुस्तक में भी आपके भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस अभिनय दर्पण के लेखक कौन हैं? तो आपको लेखक भी याद रखना है। इसके लेखक हैं नंदी केशवर।
क्या नाम है इनका? नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर किसके लेखक हैं? तो आपको जवाब देना है अभिनय दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे देखते हैं। अब आगे आपको समझना है, यह मंदिरों को समर्पित है। जो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, जो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये किसको समर्पित है? तो आपको जवाब देना है कि ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये मंदिरों को समर्पित है भैया। किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? तो ये दोस्त आपका मंदिरों को समर्पित है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये किसको समर्पित है? तो ये मंदिरों को समर्पित है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति। अगर मैं शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की बात करूं तो इसमें किसके विचार यहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो इसमें विचार देखने को मिलते हैं शैव धर्म के। शैव धर्म के विचारों की यहाँ पे प्रस्तुति होती है। किस शास्त्रीय नृत्य में? तो आपको जवाब देना है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में शैव धर्मों के विचार की क्या होती है? प्रस्तुति होती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। नृत्य का आरंभ। नृत्य के अगर आरंभ की बात करें, अगर मैं नृत्य के आरंभ की बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर मैं नृत्य के आरंभ की बात करूं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जवाब देना है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्त? बताइएगा, बताइएगा जरा। इसको हम जानते हैं दोस्त आला रिपू। किस नाम से जानते हैं? आला रिपू के नाम से जानते हैं दोस्त। अगर मैं नृत्य के आरंभ की शुरुआत करूं तो उसको किस नाम से जानते हैं? आला रिपू के नाम से जानते हैं दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। अगर मैं नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो आपका भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो जाएगा दोस्त। भरतनाट्यम नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है भरतनाट्यम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, फिर मैं आगे चलता हूँ आपके सामने, देखिएगा बेहतरीन सी जानकारी के साथ। फिर अगला आता है कटका मुख हस्त मुद्रा। इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। दोस्त यहाँ पे आपको समझना है, कटका मुख हो गया आपका, पहला हो गया कटका मुख, फिर होता है हस्त मुद्रा। कटका मुख और हस्त मुद्रा को जोड़कर, कटका मुख हस्त मुद्रा, और इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर किसका प्रतीक निर्मित किया जाता है? तो आपके ओम का प्रतीक को निर्मित किया जाता है दोस्त। किसका प्रतीक निर्मित किया जाता है? तो आपके ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैंने आप सभी के सामने वहाँ पे चर्चा की थी कि मैं अगर भरतनाट्यम की शुरुआत करूं, अगर मैं भरतनाट्यम का आरंभ करूं, अगर मैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को आरंभ करूं तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो मैंने बताया था आरंभ को मैं जानता हूं आला रिपू के नाम से। किस नाम से? आला रिपू के नाम से इसको जाना जाता है। अगर मैं अंत की बात करूं, अगर मैं इसके अंत की बात करूं तो अंत को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। अगर मैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के अंत की बात करूं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भैया तिल्लाना के नाम से जाना जाता है। तिल्लाना के नाम से जाना जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पे आपको समझना है नट्टूवार। इन नट्टूवार को क्या माना जाता है दोस्त? नट्टूवार को भरतनाट्यम का शिक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? भरतनाट्यम का शिक्षक माना जाता है। भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। ये जो नट्टूवार है,
इसको क्या माना जाता है दोस्त? भरतनाट्यम का शिक्षक माना जाता है। अब ये इनका काम क्या है दोस्त? इनका काम है कि भरतनाट्यम में कविता का पाठ करना। यानी इनका काम क्या है कि भरतनाट्यम में कविता का पाठ करना, यानी ये क्या कराते हैं कि भरतनाट्यम में आपकी कविता का पाठ कराते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी जानकारी आपके सामने देखिए। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं धुन की, तो जो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तो इसमें भैया धुन की भी जरूरत पड़ेगी, यानी आवाज़ की भी जरूरत पड़ेगी, धुन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं धुन की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी धुन का प्रयोग किया जाता है? तो आपकी धुन की अगर बात करूं तो इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। किस संगीत का? कर्नाटक संगीत का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है दोस्त। किसका प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक संगीत, किसका प्रयोग? कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और भी आपको चीज़ें यहाँ पे अभी बेहतरीन सी समझ आएंगी। अगर मैं यहाँ पे धुन के लिए, मैंने अभी बताया आपको कि कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की धुन के लिए, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है जिसे एकाहार्य लसयांग कहा जाता है। दोस्त इसमें क्या होता है? एक कलाकार के द्वारा, एक ही कलाकार के द्वारा क्या किया जाता है? विभिन्न भूमिकाएं की जाती हैं। एक ही कलाकार के द्वारा विभिन्न भूमिकाएं की जाती हैं और विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। इसी के लिए इसे क्या बोला गया है? एकाहार्य लसयांग कहा जाता है। इसे क्या बोला गया है? एकाहार्य लसयांग भी बोला गया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इसे एकाहार्य लसयांग क्यों बोला जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि इसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, इसी के लिए इसको बोला जाता है एकाहार्य लसयांग बोला जाता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे आते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शैली की अगर बात करूं तो आपका जो भरतनाट्यम है उसकी कुछ नृत्य की शैली भी होगी। तो अगर मैं नृत्य की शैली की बात करूं तो इसकी नृत्य शैली कौन कौन सी है? तो इसकी नृत्य शैली कला क्षेत्र है। पहली जो इसकी नृत्य शैली है कला क्षेत्र, फिर दूसरी नृत्य शैली है बजूबूर, फिर तीसरी इसकी नृत्य शैली है कला मंडलम। तीसरी इसकी नृत्य शैली कौन सी है? कला मंडलम। तीसरी अगर नृत्य शैली की बात करूं तो कला मंडलम आपकी हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। भारतीय संगीत के दो भाग होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय संगीत की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संगीत के दो भाग हैं। पहला जो भाग है उसका नाम है उत्तर भारत। पहला जो भाग है जो आपका उत्तर भारत में यहाँ पे किया जाता है, और दूसरा भाग आपका दक्षिण भारत में किया जाता है। तो अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा संगीत किया जाता है, कौन सा संगीत गाया जाता है दोस्त? अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है, और अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो यहाँ पे कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, फिर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे आप सभी के सामने। दोस्त क्या चर्चा करेंगे? तो आपको ध्यानपूर्वक देखनी है हर एक चीज़। अब मैं चर्चा करूंगा कि नृत्य के दौरान कुछ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी अगर नृत्य हो रहा है, कोई भी नृत्य अगर हो रहा है तो उसमें कुछ वाद्य यंत्र भी क्या होते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। पहला जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम है मृदंगम। क्या नाम है? मृदंगम। दूसरा वाद्य यंत्र है बीड़ा। दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा। तीसरा वाद्य यंत्र है आपकी बांसुरी। कौन सा? बांसुरी। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र किसमें प्रयोग किए जाते हैं? तो आपके भरतनाट्यम
शास्त्रीय नृत्य में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने, अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था, तो आपको जवाब देना है कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो सन 1910 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर क्या किया गया था? तो इस पे दोस्त इस पे क्या किया गया था? इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। कौन से शास्त्रीय नृत्य पे प्रतिबंध लगाया गया था? तो आपको जवाब देना है कि भरतनाट्यम पर 1910 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपीरम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोपीरम पर स्थित है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भरतनाट्यम के चित्र, भरतनाट्यम के चित्र कहाँ पे आपको मिल जाएंगे? तो आपको मिल जाएंगे चिदम्बरम मंदिर। ये चिदम्बरम मंदिर आपका कहाँ है? तो चिदम्बरम मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु राज्य में है। आपका एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है चिदम्बरम मंदिर, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। और इसी चिदम्बरम मंदिर में आपको भरतनाट्यम के चित्र भी मिल जाएंगे। इसी चिदम्बरम मंदिर में आपको भरतनाट्यम के चित्र भी देखने को मिल जाएंगे, जो मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अगला जो शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है ओडिसी। क्या है? उसका नाम है दोस्त ओडिसी। क्या नाम है दोस्त? ओडिसी। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है ओडिसी। तो गौर से आपको समझना है। अगला शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम ओडिसी। अब मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊंगा कि भैया ओडिसी जो है, इस ओडिसी से संबंधित कौन कौन सी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी को जीरो से लेकर हर एक जानकारी यहाँ पे इस ओडिसी से संबंधित, ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। अब आपको देखना है गौर से यहाँ पे अगर मैं इस ओडिसी नामक जो शास्त्रीय नृत्य है, अगर मैं इसके जनक की बात करूं, तो अगर इसके जनक आपसे पूछा जाए तो इसके जनक माने जाते हैं गुरु पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास जी को इसका क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। गुरु पंकज चरण दास जी को इसका क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है दोस्त। इसका क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। अगर मैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करूं, तो इसके जनक के बारे में चर्चा करूं, तो इसके जनक कौन है दोस्त? तो इसके जनक हैं आपके गुरु पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है दोस्त। अब मैं अगर बात करूं कि आपका जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये किससे संबंधित है, तो आपको जवाब देना है कि भगवान कृष्ण से संबंध है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है आपका, ये किससे संबंधित है? तो आपका भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है दोस्त। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि इसकी जो नृत्य शैली है वो किससे संबंधित है, तो आपको जवाब देना है दोस्त, यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की जो पूजा यात्रा निकलती है, भगवान जगन्नाथ की जो पूजा यात्रा होती है दोस्त, उसी से संबंधित है इसकी नृत्य शैली। किसकी? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आपको यहाँ पे समझना है दोस्त, ये कौन कौन सी यानी कितनी मुद्राओं में ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सी मुद्रा में? त्रिभंग। किस मुद्रा में दोस्त? त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो आपको बताना है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य आपका त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की है। एक दोस्त जयंतिया, यहाँ पे आपको समझना है जयंतिया ने क्या किया है दोस्त? यहाँ पे आपका जयंतिया ने क्या किया है? तो जयंतिया ने यहाँ पे 5 भागीय मुद्रा को क्या किया है? विकसित किया है। इसे ओरेली भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है दोस्त? तो इसे ओरेली भी
कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे ओरिली भी कहा जाता है दोस्त, इसे ओरिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिली भी कहा जाता है। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, जैसे मैंने आप सभी को भरतनाट्यम में आरंभ के समय में आपको बताया था कि इसको क्या बोला जाता है, और मैंने आपको बताया था कि अंत के समय में उसको क्या बोला जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ भी है। अगर मैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ तो इसकी जब शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं, जब शुरुआत इसकी की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, तो उसको बोलते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या बोलते हैं, मंगलाचरण। इसकी जब शुरुआत होती है उसको बोलते हैं मंगलाचरण, इसकी शुरुआत को हम क्या बोलते हैं, मंगलाचरण बोलते हैं। और अगर इसके अंत की बात करूं तो इसके अंत की अगर बात करूं तो इसके अंत को हम बोलते हैं मोक्ष पर, मोक्ष। इसके अगर अंत की बात करूं तो इसके अंत की बात अगर करेंगे तो इसके अंत का मतलब मोक्ष, इसके अंत का मतलब मोक्ष। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। पखावज अक्षरों का प्रयोग, पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो नृत्य है आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, अगर इसको समाप्त करना है दोस्त तो कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको जवाब देना है पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कौन से अक्षरों का प्रयोग, पखावज अक्षरों का प्रयोग इसको समाप्त करने के लिए किया जाता है, इसका यानी अंत करने के लिए किया जाता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग इसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्त। अगर मैं इसके नृत्य का उदाहरण की बात करूं, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण क्या है, उदयगिरी। उदयगिरी इसका एक उदाहरण है दोस्त। अब ये मुख्यतः किसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है दोस्त, तो ये मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, ये दोस्त नृत्य जो है वो महारियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महारियों के द्वारा ही यह नृत्य किया जाता है मुख्यतः। अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं, अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं तो ये दोस्त जो नृत्य है यह जल तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, जल तत्व का प्रतीक है दोस्त। यह जो नृत्य है ये किसका प्रतीक है, तो आपको जवाब दे देना है जल तत्व का प्रतीक है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं कोई भी शास्त्रीय नृत्य अगर मनाया जाता है तो उसमें कोई न कोई वाद्य यंत्र भी प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्त। तो इसमें भी वही वाद्य यंत्र है। पहला जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम है मंजीरा। क्या नाम है, मंजीरा। तो यहाँ पे मंजीरा भी बजाया जाता है दोस्त, मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे है वाद्य यंत्र पखावज, पखावज इसका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फिर अगला जो यहाँ पे वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम है ढोल सितार। ये सारे के सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आपको जवाब देना है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। फिर उसके बाद अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है मणिपुरी। अगला जो शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है मणिपुरी। क्या है दोस्त, मणिपुरी। अब आपको समझना है मणिपुरी के बारे में। अगर मैं मणिपुरी के बारे में चर्चा करूं, अगर मैं मणिपुरी के बारे में चर्चा करूं तो दोस्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको जवाब देना है कि ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित यह शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मणिपुरी। फिर उसके बाद मैं अगर चर्चा करूं कि ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें किस भगवान के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है, यानी क्या चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बाल्य काल की यहाँ पे कहानी को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के समय की जो कहानियाँ हैं दोस्त, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के समय की जो कहानियाँ हैं उन्हीं को यहाँ पे दर्शाया जाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
अब अगर मैं बात करूं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की कुछ प्रमुख शैलियों के बारे में, अगर मैं इसके प्रमुख शैलियों के बारे में चर्चा करूं तो इसकी कुछ प्रमुख शैलियां भी हैं, इनको भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछ ली जाती है। तो इसकी जो पहली जो प्रमुख शैलियां है दोस्त, वो है, इसका नाम क्या है, लाई हरोबा नामक जो आपकी शैली है वो किसकी है, तो आपको जवाब देना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की या शैली है। फिर अगली जो शैली आती है जिसका नाम है संकीर्तन। अगली जो शैली आती है जिसका नाम है संकीर्तन। तो ये शैली दोस्त किसकी है, तो आपको जवाब देना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की या शैली है। फिर अगली शैली आती है जिसका नाम है रासलीला। क्या नाम है, रासलीला। अब ये रासलीला शैली क्या होती है, तो इस रासलीला शैली में दोस्त राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है, यानी यहाँ पे राधा और कृष्ण जी के बारे में हर एक चीज यहाँ पे बताई जाती है और दिखाई जाती है, यानी शास्त्रीय नृत्य करके यहाँ पे राधा और कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे हर एक चीज दिखाई जाती है दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगदो चिंगयांगखोबा ने शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जिसका नाम है रासलीला। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जिसका नाम है रासलीला। उस रासलीला को पहली बार किसने कब शुरू किया गया, तो आपको जवाब देना है 1779 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको जवाब देना है निंगदो चिंगयांगखोम्बा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जिसका नाम है रासलीला, उस रासलीला को सबसे पहली बार किसने शुरू किया था, तो आपको जवाब देना है सबसे पहली बार 1779 ईस्वी में इसको निंगदो चिंगयांगखोम्बा ने शुरू किया था दोस्त। अगर मैं चर्चा करूं जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी के बारे में, अगर मैं चर्चा करूं जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी के नाम से एक अकादमी है, वो कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है यह अकादमी आपकी मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। और मणिपुर राज्य में कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है इम्फाल में है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नाट्य अकादमी है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको इसका भी जवाब देना है। तो इसकी स्थापना के अगर बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि इसकी स्थापना 1954 में की गई थी दोस्त। फिर आगे चलते हैं। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी शास्त्रीय नृत्य होता है दोस्त, उसमें कोई न कोई वाद्य यंत्रों का प्रयोग जरूर किया जाता है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो इसमें एक शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका नाम है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। अगर मैं इसके वाद्य यंत्रों की बात करूं तो इसमें एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है पैना। ये जो पैना वाद्य यंत्र है दोस्त, ये किसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको जवाब देना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गौर से देखिएगा, इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दोस्त नट गायन का प्रयोग क्या किया जाता है, इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेनी है और आपको यहाँ पे हमारे साथ साथ इसको तैयार भी करते चलना है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। ये चीज भी आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको समझना है इसमें किया क्या जाता है दोस्त, तो इसमें किया जाता है नृत्य वाद्य यंत्र बजाना। यहाँ पे सबसे पहले क्या बजाया जाता है,
वाद्य यंत्र को बजाया जाता है दोस्त, और यहाँ पे गाना भी गाया जाता है। क्या किया जाता है? गाना को बजाया जाता है और गाना को बजाया जाता है और गाना को गाया भी जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही ये सारी की सारी क्रियाएं की जाती हैं दोस्त। एक व्यक्ति के द्वारा ही सारी क्रियाएं की जाती हैं। इसे पुंग चोलेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंग चोलेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंग चोलेम भी इसको कहा जाता है। पुंग चोलेम भी इसको कहा जाता है। और इसमें दोस्त एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि इसमें ड्रम का प्रयोग भी किया जाता है, यानी इसमें ड्रम भी बजाया जाता है, और ये सारी की सारी क्रियाएं एक व्यक्ति के द्वारा ही की जाती हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसके दो प्रमुख भाग भी हैं। पहला भाग है जागोई। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है जागोई और दूसरा भाग है चोलेम। जागोई और चोलेम ये दो भाग हैं किसके? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के ये दो भाग हैं दोस्त, इनको भी आपको याद कर लेना है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये कितने स्टेप्स में इसका प्रयोग होता है, तो आपको जवाब देना है इसका प्रयोग 64 स्टेप्स में इसका प्रयोग होता है। 64 स्टेप्स में, यानी 64 स्टेप्स में इसको क्या किया जाता है? इसको किया जाता है दोस्त। 64 स्टेप्स में इसको किया जाता है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा दोस्त, इसमें कलाकार क्या करता है और क्या पहनता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? बेलनाकार प्रकार का एक स्कर्ट होता है दोस्त, उसी को कलाकार क्या करते हैं? पहनते हैं। बेलनाकार प्रकार का एक स्कर्ट यहाँ पे कलाकार के द्वारा पहना जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? योटी ओई बोला जाता है, जिसे योटी ओई कहा जाता है। क्या बोला जाता है? योटी ओई कहा जाता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे कलाकार के बारे में चर्चा करूं तो दोस्त यहाँ पे जो कलाकार होता है वो कभी भी दर्शकों से सीधे तौर पर आंखें नहीं मिलाता है। यहाँ पे जो कलाकार होता है वो दर्शकों से सीधे कभी भी आंखें नहीं मिलाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पे अगर चर्चा करूँ तो इसमें जो कलाकार होता है वो दर्शकों से कभी भी सीधा आंख नहीं मिलाता है। दर्शकों से कभी भी सीधा आंख नहीं मिलाता है। तो दोस्त ये थे हमारे कुछ शास्त्रीय नृत्य जो मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको कंप्लीट कराए हैं। जो हमारे बचे हुए शास्त्रीय नृत्य हैं वो मैं आप सभी को पार्ट नंबर 2 में पूरे कराऊंगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।